हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 21 है। ओके, देखिए आपको याद होगा कि हम लोगों ने आपको जो लास्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ओके, लगभग सभी रिएक्शंस हमने आपके सामने डिस्कस कर दी थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद में एक हेलोजिनेशन की रिएक्शन और थी जिसके अंदर जो बेंजीन के सभी हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन के ऊपर प्रेजेंट, वो क्लोरीन से रिप्लेस किए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। ओके, कुल मिलाकर आपको जितनी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बेंजीन की, वो हमने अप्रोक्सीमेटली सभी कंप्लीट हो गई थी। अगर एक दो कोई बचती है तो हम लोग फिर उसे आपको समझा देंगे। देखिए आज के इस लेक्चर में मुझे ये जो लेक्चर नंबर 21 है, आज के इस लेक्चर में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करना है और टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है कहीं पर, और कैसे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, और जितना भी उसके अंदर वर्किंग होता है वो वर्किंग कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आज मुझे आपके सामने डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग करते हैं फिर लेक्चर की शुरुआत। और हेडिंग आपको जो डालनी है इस लेक्चर में वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी आज की हेडिंग है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि वर्किंग कैसे होती है इसकी। देखिए सबसे पहले एक दो पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है, जो प्रैक्टिकली हमें ऑब्टेन होता है, वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि रिएक्शन में एक तो होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, ओके, और एक बनता है प्रोडक्ट। रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये पता लगता है कि ये जो तीनों की स्पीसीज होती है, ये 3 स्टेप में प्रोसीड करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर completed in 3 steps। 3 स्टेप्स में हमारा काम पूरा होता है। अब इनमें अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूं, पहले स्टेप का नाम है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर प्रोड्यूस होता है पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप में हेडिंग डालिएगा आप लोग, जनरेशन ऑफ, जनरेशन कह दीजिए या फिर ये कह दीजिए प्रोडक्शन, जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, या रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने के लिए हमने आपको वहाँ भी समझाया था, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए होता है, ठीक है, कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए होता है।
अब हर रिएक्शन में अलग अलग रिएजेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिर मुझे पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट ये है, इन केस ऑफ हैलोजिनेशन, इन केस ऑफ हैलोजिनेशन, एक तो ये वाला वर्ड आपको अंडरलाइन करना है, मतलब इस वाली रिएक्शन में एल्काइलेशन, इन केस ऑफ हैलोजिनेशन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। लुईस एसिड, लुईस एसिड, और लुईस एसिड का मतलब दैट इज एनहाइड्रस AlCl3, इसे बोलते हैं लुईस एसिड। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ये एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के काम में लाया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए और बात को समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब हैलोजिनेशन। देखिए लुईस एसिड जो होता है, लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात को समझना शुरू करिए थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पर जाकर। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की हमेशा एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगी, मतलब ये वाला क्लोरीन प्लस और ये वाला क्लोरीन माइनस, और ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो लुईस एसिड ने एक Cl को एज ए Cl माइनस एक्सेप्ट किया और AlCl4 माइनस बनाया, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, या फिर बाद में समझा दूंगा ये बात मैं आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी, और ये Cl प्लस क्या है, Cl प्लस यहाँ पर काम कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये बात तो मैंने डिटेल में समझा दी आपको। अब दूसरे जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर एल्काइलेशन होगा तो RX प्लस AlCl3 यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, या फिर RCl यूज़ कर लो, RCl यूज़ कर लो। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ये प्लस और ये माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यहाँ पर। तो AlCl4 माइनस और प्लस यहाँ पर R प्लस बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये आपका RC डबल बॉन्ड O, मतलब एसाइलेशन वाले केस में AlCl3 बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस और प्लस RC डबल बॉन्ड O। ये सब क्या हैं? दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। ये भी E प्लस है, ठीक है, और ये भी E प्लस है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले स्टेप में क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये तो केवल हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन में है। अगर मैं बात करूं नाइट्रेशन, क्या उसके अंदर भी AlCl3 यूज़ करते हैं? नहीं, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, आपको याद होगा नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। इसका मतलब
वहाँ पर रिएजेंट कौन यूज़ होगा, H2SO4। तो मैंने कहा हर रिएक्शन में अलग अलग रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका वर्किंग मेथड अलग अलग है। तो वीडियो स्टॉप करके पहले आप लोग पहला पॉइंट नोट करिए। ये स्टेप नंबर 1 है, जनरेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, करिए। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने ये बताया। अभी मैं आपको इसका, अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल इसका समझाया आपको, अभी एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि नाइट्रेशन में कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो एक और केस इसका ले लेते हैं जिससे कि बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो हेलोजिनेशन में, एल्काइलेशन में, एसाइलेशन में तो ऐसे होता था प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा केस लूँ कि नाइट्रेशन में कहता हूँ कैसे होता है, इन नाइट्रेशन NO2 प्लस, क्या है NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस is produced with the help of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से होता है प्रोड्यूस। कैसे, देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, एक तरह से प्रोटॉन डोनर की तरह काम करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HNO3 से। ये HNO3 का स्ट्रक्चर N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और ये H, इसके पास OH जो है ना, उसके पास एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपना H लॉस करेगा प्लस और ये माइनस, ये H यहाँ अटैक करेगा, प्रोटॉन जाएगा। प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। और जैसे ही प्रोटॉन जाएगा, ये H जैसे ही यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इमीडिएटली। तो यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, H2O। आपको याद होगा नाइट्रेशन में H2O बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर। तो यहाँ पर एक तो प्रोड्यूस हुआ NO2 प्लस, एक यहाँ पर बना HSO4 माइनस, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, कुछ टाइम के लिए बनती है, और एक यहाँ पर H2O। तो ये हमारा जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी तक तो मैंने आपको समझाया कि हाउ विल इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेट, कैसे होता है जनरेट ये, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप लोग ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बनता है, जो फाइनली एक प्रोटॉन लॉस करके और फिर फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं दूसरे स्टेप की बात करने जा रहा हूँ बच्चों। सेकंड स्टेप में मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि हाउ विल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। स्टेप नंबर 2 है ये, सेकंड स्टेप आप लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है।
कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है कुछ टाइम के लिए, बस रिएक्शन के बीच में ये कुछ चीज़ें बनती ही बनती हैं। यहाँ पर देखिए होता क्या है, जब इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो चुका तो बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल करता है अटैक। ये बेंजीन के कुछ आपके डबल बॉन्ड है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये जो लोन पेयर ये अटैक करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की ज़्यादा होती है हमेशा रेजोनेंस के कारण। यहाँ पर इस वाले कार्बन पर H ऑलरेडी है, ये E यहाँ लग गया, और ये जो इस कार्बन पर H है ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया इसने। मतलब बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ? ऐसे ब्रेक हुआ। यहाँ पर जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो ये माइनस और ये प्लस, ई प्लस ने माइनस, क्योंकि ई प्लस तो वहाँ जाएगा जहाँ पर उसे माइनस का चार्ज मिलेगा, तो ये बॉन्ड एक्चुअली ऐसे ब्रेक हुआ था, ठीक है। और बाकी आपका ये कुछ इस तरह से। अब ये जो यहाँ पर कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, इस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होगा। ओके, ये रेजोनेंस के अंदर जाएगा, और बस मैं इसे शॉर्ट में यही बता रहा हूँ। ये जो इंटरमीडिएट है ये H प्लस प्लस H और ये E, ये जो बॉन्ड्स हैं इसके, ये बॉन्ड यहाँ पर सर्कुलेट करेंगे। ये कॉन्टिन्यूसली बॉन्ड सर्कुलेट करते हुए अलग अलग स्ट्रक्चर जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, ऐसे करके ये पूरे सर्किल में सर्कुलेट करेगा और रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। ओके, तो ये हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, H प्लस E और ये आपका H, ये हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या दिखाया मैंने आपको यहाँ पर? ये रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलाइज्ड द कार्बोकेटायन। रेजोनेंस कार्बोकेटायन को स्टेबिलाइज करता है, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ओके, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, या फिर ये कहो ये अटैक करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, ये हेटेरोडिटिकली ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक हुआ, मतलब ये प्लस ये माइनस। तो इसका मतलब ये यहाँ अटैक कर जाएगा, ये यहाँ पर अटैच हो गया, ये प्लस रह गया, कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव होने के कारण रेजोनेंस में जाएंगे। डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो आपको ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। और जब ये रेजोनेंस होगा उसके बाद में प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। तो ये दूसरा। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन इस कार्बन पे लगा हुआ है, ये वाला इस कार्बन पे, इसे बाहर भी तो निकालना है, ठीक है, तो इसे रिमूव करना है, ठीक। तो अब जो लास्ट स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। ओके, करिए नोट आप लोग इसे बच्चों। ओके, लास्ट स्टेप में जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के पास में जो प्रोटॉन है उसे रिमूव करेगा। कौन रिमूव करेगा उसे? इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ किए जा रहे हैं ना, और उनसे जो एनायन बना, वो एनायन उस पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा।
तो तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है? ये है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये तो मान के चलिए एक तरह से हेडिंग है ये, ठीक है। तो इसके अंदर एक लाइन लिख सकते हो आप लोग, लिखिए द नेगेटिव स्पीसीज कौन कौन सी? जैसे AlCl4 माइनस, ठीक है, ये इसके साथ में HSO4 माइनस, ये, ठीक है। हमने तो यही यूज करी अब तक। नेगेटिव स्पीसीज फॉर्म्ड इन स्टेप 1 gain proton from carbocation to form product। फाइनली प्रोडक्ट क्या करते हैं? बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कार्बोकेटाइन जो था वो बेंजीन का कार्बोकेटाइन था, ऐसे करके, इस तरह से, ये H, ये E और ये आपका H+, ठीक है, ऐसे करके था। ओके, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब ये जो AlCl4 है माइनस, ये AlCl4 यहाँ अटैक करता है इसके ऊपर, और ये जो H है ये वाला, ये H ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा, मतलब इस कार्बन पर माइनस और ये प्लस, ऐसे ये, ठीक है। जब ये यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों कार्बन के बीच में प्लस माइनस का चार्ज है, तो इमीडिएटली ये तो बना लेंगे फाइनली प्रोडक्ट, 1 2 3 और ये E, और प्लस यहाँ से एक वो जो रिएजेंट यूज़ किया था वो एच सच बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक्चुअली एक HCl बाहर निकलेगा। HCl क्यों? क्योंकि इसने जो एक्स्ट्रा Cl गेन किया था उसे रिलीज़ भी तो करना है, क्योंकि ये तो अनस्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। और यहाँ से H और Cl, HCl बाहर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस वाली कंडीशन की, ये H, ये E, ये H प्लस HSO4 के पास प्रोटॉन की कमी है, तो ये भी यहीं अटैक करेगा, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस और ये प्लस, और फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड ने जो अपना H लॉस किया था फर्स्ट स्टेप में, वो अपना H यहाँ से वापस गेन कर लेगा, और गेन करते ही प्रोडक्ट और अपने आप को यहाँ से रिमूव कर देगा। इसका मतलब ये केवल एज ए रिएजेंट यूज़ किए जा रहे, कंज्यूम नहीं होते। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 स्टेप पे पूरा होता है। हर स्टेप को हमने डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो स्टॉप करके आप लोग यहाँ तक का पोर्शन नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी तो हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा आज कंप्लीट किया है वो है
मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स का ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो लगभग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इस चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, बेंजीन रिंग पर कुछ ऑर्थोपैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसे मैं 2-3 स्टेप में कंप्लीट करूंगा। इसमें पहला स्टेप तो ये आता है, पहला पॉइंट, पोजीशंस ऑफ बेंजीन्स कार्बन। बेंजीन के कार्बन की कुछ स्पेशल पोजीशन होती है। ठीक है, पहला तो ये, बेंजीन के जितने भी कार्बन जो सारे इक्वल होते हैं, पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, ऑल द कार्बन्स ऑफ बेंजीन आर इक्वल। बेंजीन के सारे कार्बन इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ इक्वल होता है। आप इसमें अनइक्वलिटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी कार्बन पर कोई भी ग्रुप अटैच करिए, सभी कार्बन सेम है बेंजीन। एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये बेंजीन के अंदर इक्वलिटी है। ये हर कार्बन पर एक एक H होता है प्रेजेंट। ऐसे करके, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाते हैं। और ये रहे कार्बन, सभी कार्बन सेम है। अगर हम लोग खाली बेंजीन की बात करें तो आप लोग इसमें डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन अगर रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे कि OH ग्रुप, NO2 ग्रुप अगर लग जाए, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बाद लग जाते हैं, इफ सम functional groups attach to benzene's ring, then positions of carbon, तो कार्बन की कुछ पोजीशंस होती है। ठीक है, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, जरा एक बार समझ लीजिए। ओके, तो कार्बन की कुछ पोजीशंस होती है। कौन कौन सी पोजीशन होती है? जैसे मान लिया ये देखो, ये बेंजीन रिंग है। हमने थोड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर हमने कहा इस पहले वाले कार्बन पर ही आप यहाँ अटैच कर दिए, कहीं पर भी अटैच कर दिए। हमने कोई यहाँ पर G स्टैंड फॉर कोई ग्रुप लगा दिया। ओके, बेंजीन के किसी भी कार्बन पर जब भी आप लोग कोई ग्रुप अटैच कर दे तो ये ग्रुप लग गया, कोई भी ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कार्बन पर ग्रुप लगा है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है, उसका जो नेबरिंग कार्बन है, कार्बन नंबर इधर से भी 1, इधर से भी 1, तो इस 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो। सेकंड नंबर के जो दोनों कार्बन हैं
उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटा, और थर्ड नंबर का जो अपोजिट कार्बन है उसे हम लोग बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो बेंजीन पर किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, कोई भी ग्रुप लगा हो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कुछ पोजीशंस होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये दोनों मेटा है और दोनों एक ही जैसी है, और ये पैरा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आप लोग केवल यहीं तक कंप्लीट करिए बच्चों। वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और अल्टीमेटली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर देंगे। फिर मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स बताऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऑब्जेक्टिव, नीट जी की जो क्वेश्चंस हैं एक फ्लो में हम लोग करेंगे, उसके लिए चाहे मुझे 2 लेक्चर देने पड़े चाहे 3 लेक्चर देने पड़े। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग यहीं से हम लोग लेक्चर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।